देखो बेटा, सो जो बेटा मैकेनिक्स है ना, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एक्चुअली देखो, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ बेटा किसी भी प्रॉब्लम ਨੂੰ सॉल्व करना वा रिलेटेड विद मैकेनिक्स है ना, तो साढ़े सामने जो ऑप्शंस है, हाँ जी बेटा, हाँ ठीक है, ठीक, हाँ जी। देखो ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ कोई भी प्रॉब्लम रिलेटेड विद मैकेनिक्स ਨੂੰ सॉल्व करते हैं, तो ਉਹਦੇ ਲਈ बेटा जो ओवरऑल कंसेप्ट ਸਾਡੀ हेल्प करते हैं, जिस वे ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ सोचना पएगा उस प्रॉब्लम ਨੂੰ सॉल्व ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ भी मैं ਕਿਹੜੇ कंसेप्ट ਨੂੰ अप्लाई करना वा ना, किस जगह पे किहड़े कंसेप्ट एप्लीकेबल है, किस कंडीशन एप्लीकेबल है। तो अगर वो सानू क्लैरिटी होएगी ओनली देन असी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाने। तो देखो एक्चुअली जदों आपां मैकेनिक्स स्टार्ट कीती थी तो सब तो पहला असी मोशन, रिलेटिव मोशन, इस कंसेप्ट के बारे डिस्कशन स्टार्ट की थी। फिर आपां यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की तरफ डाइवर्ट हुए। उस तो बाद बेटा जदों असी 1D मोशन, 2D मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, तो ये रिलेटेड जो डिफरेंट बेसिक टर्म्स है उहदे नाल असी स्टडी की। पर जदों असी गल करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना, ये कुछ बेसिक लॉज है तो जिहड़े सानू हेल्प करते हैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स नू सॉल्व करन च। पर हुण इहदे विच जिहड़ी क्लैरिटी, कंसैप्ट क्लैरिटी साडे लई जरूरी है वो की है। एक्चुअली स्टार्ट तो ही तुहानू मैं दस रहा, देखो किसी भी स्टेटमेंट तो असी नंबर ऑफ इक्वेशंस लिखनिया, समझ गए गल की है कि जो तुसी मैथमेटिक्स करते हैं ना वो 9th 10th दे विच साइमल्टेनियस इक्वेशंस नू सॉल्व करना दस्या जाता है ना। तो थानू साइमल्टेनियस इक्वेशंस गिवन होंदियां वा तो तुसी उन्हां नू सॉल्व करना। पर वो जिहड़ियां फिजिक्स दे विच वो जिहड़ियां इक्वेशंस है वो डिफरेंट कंसैप्ट्स तो, डिफरेंट सिचुएशंस तो अराइव होनियां। तो वो सिचुएशंस कित्थों आ रही है स्टेटमेंट ने सानू सारा दस देना वा। तो ये जिहड़ियां इक्वेशंस है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, तो इन्हां तो बन जांदियां, रिलेशंस डिवेलप होंदे हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम दे बारे अगर गल करिए तो साडे लई ये स्टेटमेंट नू याद रखना कोई मुश्किल नहीं है कि यह स्टेटमेंट कि इफ नेट फोर्स इज जीरो लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। तो इस स्टेटमेंट है, एक लाइन की स्टेटमेंट है, गल खत्म।
पर एक्चुअली गल इत्थों शुरू हो रही है, खत्म नहीं हुई। थानू जिहड़ी गल दी समझ होनी चाहिए है, क्लैरिटी होनी चाहिए है, की है कि बेटा थानू पता है भी जदों असीं इत्थे ना एक टर्म यूज करते हैं सिस्टम, व्हाट इज सिस्टम, है ना। तो सिस्टम जो है अंडर ऑब्जर्वेशन जेडे रिगार्डिंग असीं स्टडी कर रहे हैं वो साडे लई सिस्टम है, उन्होंने छड्ड के बाकी सब कुछ सराउंडिंग्स है। सिस्टम कलेक्शन ऑफ टू और मोर देन टू बॉडीज है, सिस्टम कलेक्शन ऑफ टू और मोर देन टू पार्टिकल्स है। तो अलग अलग वे नाल आपां इस गल नूं समझ सकते हैं। तो जो बेटा असीं लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की गल करते हैं तो भी स्टेटमेंट की है कि इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए सिस्टम इज जीरो then its linear momentum will be constant, then linear momentum of that system will be constant। हुण इहदे बारे जदों तुसीं गल नूं समझना पुत्तर तो मैथमेटिकली आपां लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम नूं जदों लिखदे हां तां एक्चुअली तां न्यूटन सेकंड लॉ दा कंसेप्ट ही है ना। तो अगर एफ जीरो है तो dp बाई dt इज जीरो, तो p इज कांस्टेंट, p इज कांस्टेंट। हम p कांस्टेंट का मीनिंग की है ना, और f जीरो का मीनिंग की है, गल नूं समझो पुत्र। अगर मेरे सामने दो बॉडीज है ए एंड बी, बॉडी ए बी पे फोर्स लगा रही है, बॉडी बी ए पे फोर्स लगा रही है, ठीक है। हुण इहदे विच क्लैरिटी की होनी चाहिए है थानू कि जदों मैं कहना कि बॉडी ए पे फोर्स बी लगा रही है तो जिहड़ी बी ए पे फोर्स लगा रही है उस फोर्स नूं इंटरनल एक्सटर्नल, हुण ये टर्म्स भी तुसीं सुनिया होणगियां, इंटरनल फोर्सेस एक्सटर्नल फोर्सेस, इहदे बारे क्लैरिटी लियानी पैनी। मतलब गल बड़ी पेशेंसली सुनने वाली है, कोई मुश्किल नहीं है। देखो पुत्र मैं एक एग्जांपल पकड़ लेना, बुलेट गन जदों असीं फायर करते हैं तो तुसीं की देखते हैं कि आफ्टर फायरिंग बुलेट भी मोशन च सेट होंदी है और गन भी रिकॉयल करती है। तो ये सिचुएशन है थोड़े दिमाग च, है ना। हुण इहदा एनालिसिस तुसीं किद्दां कर सकते हैं इस सिचुएशन का, मतलब बुलेट फायर हुई, आफ्टर फायरिंग बुलेट भी मोशन च है, गन भी रिकॉयल मतलब मोशन च। तो इस सिचुएशन का एनालिसिस अगर तुसीं करना वा तो तुसीं एनालिसिस कितना करना वा पुत्र, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। गन बुलेट मैं आफ्टर फायरिंग दी सिचुएशन जो ले आ रहे हैं तो बुलेट भी मोशन च और गन भी मोशन च, और एक वादा कॉमन एक्सपीरियंस है या जो हुण तक तुसीं समझे आ, थानू ये पता कि बुलेट और गन ऑपोजिट डायरेक्शन दे विच मूव करनगे आफ्टर फायरिंग, है ना। उहदे अकॉर्डिंगली मैं सिचुएशन ड्रॉ करती। हुण गल नूं सुनो पुत्र, हुण क्या थानू बिफोर फायरिंग सिचुएशन पता हो? यस डेफिनेटली पता होनी चाहिए है। तो बिफोर फायरिंग थोड़े अकॉर्डिंगली की सी पुत्र, जो गन और बुलेट है वो दोनों नॉर्मल सिचुएशन रेस्ट पे, ठीक है। हुण तुसीं एनालिसिस करिए, जे मैं सिर्फ गन पे कंसंट्रेट कर रहा, सिर्फ गन पे, इसका मतलब पता की हो गया, मेरे लिए पुत्र एक गन सिस्टम है। जे मेरा सारा ध्यान गन के ऊपर ही है तो तुसीं देखो, सोच के देखो, गन
बिफोर फायरिंग रेस्ट पे है तो वही गन आफ्टर फायरिंग मोशन च आ गई। मतलब तुसी सिर्फ गन के ऊपर जो कंसनट्रेट करो तो थोड़ा कंफ्यूजन पता की निकलना चाहिए कि गन की तो मोमेंटम चेंज हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अगर गन की मोमेंटम चेंज हो गई आफ्टर फायरिंग तो वो सेकेंड लॉ पता की कहना, कहना किसी भी बॉडी की सिस्टम की मोमेंटम कदों चेंज होएगी जदों उहदे एक्सटर्नल फोर्स लगेगी। तो क्या तुसी इत्थे आंसर दस सकते हैं कि फायरिंग के दौरान गन से फोर्स किसने लगाई है? बुलेट ने लगाई है, बुलेट ने लगाई है। ठीक है, इस करके गन की मोमेंटम चेंज हुई। तो जिहड़ी बुलेट ने गन से फोर्स लगाई है ना, तो गन दे लई, सिर्फ गन दे लई वो एक्सटर्नल भी नहीं जाएगी क्योंकि किसी होर ने लगाई है गन से फोर्स। एक्सटर्नल का मतलब, अच्छा दोबारा देखो, क्या बुलेट के बारे अगर एनालिसिस करिए तो सेम कंक्लूजन निकल रहा कि बिफोर फायरिंग बुलेट रेस्ट पे है, आफ्टर फायरिंग बुलेट तो बुलेट की मोमेंटम चेंज हुई। मीन्स बुलेट पे फोर्स लगी, किसने लगाई? गन ने लगाई। तो गन ने जी बुलेट पे फोर्स लगाई वो बुलेट के लिए एक्सटर्नल फोर्स च काउंट होएगी, गिनी जाएगी। क्लियर? हुण अगर आप इस प्रॉब्लम का एनालिसिस कितना करिए पुत्र, गन प्लस बुलेट नू मिला के करिए। जे मैं इस प्रॉब्लम का एनालिसिस गन प्लस बुलेट नू मिला के करना वा ना, तो फिर थोड़ी देर पहला जो मैं कली गन बारे या कली फोर्स बारे बुलेट बारे गल कर रहा थी, तो पहला गन मेरा सिस्टम थी, दूसरी बार बुलेट मेरा सिस्टम थी, तीसरी बार गन प्लस बुलेट मेरा सिस्टम है ना, जो मैं इकट्ठा देखदा। तो हुण जिहड़ियां फोर्सेस गन के ऊपर बुलेट ने लगाई है या गन ने बुलेट पे लगाई है, जिहड़ियां थोड़ी देर पहला असीं एक्सटर्नल च गिन रहे थे, हुण वो इत्थे इंटरनल काउंट होणगे। मतलब हुण आ जिहड़ियां फोर्सेस है जो बुलेट ने गन ने बुलेट पे लगाई, ये इंटरनल च काउंट होणगे। समझ गए? और इंटरनल फोर्सेस एक्चुअली इन पेयर्स एग्जिस्ट करती हैं। जिन्नियां भी इंटरनल फोर्सेस है ना किसी भी सिस्टम च, वो हमेशा 0, 2, 4, 6 इवन नंबर च होणगियां, पेयर्स की फॉर्म च होणगियां। एक्शन एंड रिएक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है, तो हुण बेटा जदों मैं गन प्लस बुलेट नू सिस्टम मान के चल रहा तो आ दोनों फोर्सेस इंटरनल च काउंट होणगियां, ये कैंसल आउट हो गई क्योंकि इक्वल बट ऑपोजिट है ना। समझ आ रही गल? हुण पुत्र जिहड़ी गल समझनी है तुहाडे सामने, ध्यान नाल गल सुनियो पुत्र, ये क्लैरिटी बड़ी जरूरी है। जदों आपां एफ कहने हैं ना, एफ का की मतलब है? नेट फोर्स। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए सिस्टम। और नेट फोर्स कैलकुलेट करते वक्त जनरली तुसी पहला काउंट करोगे एक्सटर्नल फोर्सेस प्लस फिर काउंट करोगे इंटरनल फोर्सेस। पर एक गल जी मैं तुहानू दस चुका वा, ये भुलनी नहीं कि इंटरनल फोर्सेस हमेशा इन पेयर्स है, इक्वल बट ऑपोजिट है, इस करके टोटल इंटरनल फोर्सेस हमेशा 0 है। तो इट मीन लिखन नू आप इदा लिखते हैं कि नेट फोर्स इज इक्वल टू नेट या टोटल एक्सटर्नल फोर्स प्लस टोटल इंटरनल फोर्स। पर टोटल इंटरनल फोर्स हमेशा 0 है, हमेशा 0 है। इस कारण करके नेट फोर्स हमेशा टोटल एक्सटर्नल फोर्स है। और टोटल एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं लग रही, हम टोटल एक्सटर्नल फोर्स कितना निकालोगे? जे एक एक्सटर्नल फोर्स है वही टोटल है, पर जे 2 एक्सटर्नल फोर्सेस है या 3 एक्सटर्नल फोर्सेस है या 4 है तो उन्होंने वेक्टर सम लेना। ये मैं बार बार गल कर रहा क्योंकि आपां नूं आदत नहीं है टोटल च,
टोटल करने की आदत सानू सिंपल मैथमेटिक्स वाली है, 1 + 2 + 3 है ना, तो सिंपल। जबकि टोटल फोर्स, टोटल मोमेंटम ये हमेशा वैक्टर सम तो आनी है, ये गल थानू बार बार दस रहा, तो इनू ध्यान च रखना। फिर पुत्र जो आपां नैट फोर्स की गल करते हैं, लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहता कि किसी भी सिस्टम की लीनियर मोमेंटम सिर्फ उस कंडीशन की कांस्टेंट है जदों उहदे ते लगन वाली नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स कदों जीरो है? जदों टोटल एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। तो हुण गन प्लस बुलेट नूं मिला के जो सिस्टम बनांगे ना, तो फिर कोई फोर्स नेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फायरिंग के विच सिर्फ इंटरनल फोर्सेस ही है ना, गन ने बुलेट से जो आप गन प्लस सिस्टम नूं कंसीडर किया तो ये इंटरनल काउंट हो जाएंगी। तो गन प्लस बुलेट पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगन करके टोटल मोमेंटम की रहेगी कांस्टेंट, कंजर्व। जिस कारण करके तुसी की कहोगे कि आफ्टर फायरिंग टोटल मोमेंटम ते बिफोर फायरिंग टोटल मोमेंटम ऑफ गन प्लस बुलेट सेम है। तो बिफोर फायरिंग गन प्लस बुलेट की टोटल मोमेंटम जीरो है, तो आफ्टर फायरिंग एडी मोमेंटम और एडी मोमेंटम है ना, ये फाइनल मोमेंटम हो गई और आ इनिशियल है, और ये दोनों बराबर कर सकते हैं आप, है ना, क्योंकि सानू पता वा भी इतने कोई एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व नहीं है गन प्लस बुलेट ले। जो कल्ली गन है कि गन पे एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, बुलेट पे भी एक्सटर्नल लग रही है, पर गन प्लस बुलेट पे नहीं लग रही। सिचुएशन नू समझो, तो दोनों को इक्वेट करके थोड़ा आंसर आ गया पुੱਤ। और उतों तुसी रिकॉइल वेलोसिटी नेगेटिव साइन ने की शो किया कि जेडी गन है वो बुलेट वाली डायरेक्शन के ऑपोजिट रिकॉइल करेगी, है ना, ये पॉइंट हो गया। पर हुण इत्थे इंटरेस्टिंग गल की है जिहड़ी समझण वाली है तुहाडे लई कि देखो पुੱਤ, तो लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम नूं असीं रिकॉइल ऑफ गन दे नाल जोड़ के समझ लिया। हुण पुੱਤਰ एक गल सुनो, ये पता की है, गन दी मोमेंटम आफ्टर फायरिंग और आ है बुलेट दी मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, दोनों का वेक्टर सम जीरो है। इसका मतलब आफ्टर फायरिंग गन दी मोमेंटम ते आफ्टर फायरिंग बुलेट दी मोमेंटम इक्वल बट ऑपोजिट है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना। मतलब क्योंकि जनरली गन हैवियर देन बुलेट है, इस करके गन की रिकॉइल वेलोसिटी बुलेट की वेलोसिटी तो लैसर होंदी है, घट होंदी है, पर गन की मोमेंटम तो बुलेट की मोमेंटम आफ्टर फायरिंग मैग्नीट्यूड च सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट। समझ गए? इस करके ये नहीं अच्छी गलती की कर जाते हैं कि वेलोसिटी अलग है, मोमेंटम अलग है, काइनेटिक एनर्जी अलग है। ठीक है, इस कारण करके तो देखो कि जिहड़ी रिकॉइल ऑफ गन का केस है उहदे विच चाहे रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन वेलोसिटी ऑफ बुलेट नालों लैसर है, बट रिकॉइल अपनी मोमेंटम ऑफ गन आफ्टर फायरिंग के मोमेंटम ऑफ बुलेट आफ्टर फायरिंग इक्वल बट ऑपोजिट, मैग्नीट्यूड्स बराबर। ये रिलेशन अलग है, आ अलग है ना, इनू मिक्स ना कर। फिर बेटा काइनेटिक एनर्जी पे आने आप, तो देखो असी काइनेटिक एनर्जी नू भी मिक्स कर जाने हैं, जबकि तुहानू दस्सिया शुरू च हर जो टर्म है ना फिजिकल क्वांटिटी या एक दूसरे तो अलग है, इसे करके तो वो डिफाइन हो रही है। जो सेम ही होन फिर तो एक ही डेफिनेशन के अंदर ही चल जाना सी। हुण ध्यान दियो पुੱਤਰ, जिहड़ी काइनेटिक एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी है उसका मोमेंटम के मैग्नीट्यूड नाल की रिलेशन है, k इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m, है ना। हुण ध्यान दियो, जिहड़ी तुहाडी गन बिफोर गल सुनो,
ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਨ बिफोर फायरिंग रेस्ट पे सी, बुलेट बिफोर फायरिंग रेस्ट पे सी, मतलब गन प्लस बुलेट सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बिफोर फायरिंग 0 सी, बुलेट प्लस गन सिस्टम की फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल मीन्स आफ्टर फायरिंग, KF 0 नहीं है। समझ गए कि नहीं? क्यों? क्योंकि दोनों मोशन च हुण तुसी कहोगे आ बेटा वैक्टर्स है तो ये इक्वल बट ऑपोजिट होके कैंसल आउट हो सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी स्केलर्स है तो इस करके आप ये लॉजिक नहीं लगा सकते कि बुलेट और गन की डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑपोजिट है, इस करके दोनों दी काइनेटिक एनर्जीज इक्वल बट ऑपोजिट है, कैंसल आउट ना। कारण बड़ा साफ है कि काइनेटिक एनर्जीज स्केलर क्वांटिटीज है ना, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी स्केलर ही है, तो इस कारण करके वो डायरेक्शन पे नहीं डिपेंडेंट। तो हुणे तो एक गल होर देखो, इंटरेस्टिंग गल सुनो कि जिहड़ी बुलेट प्लस गन सिस्टम नूं आपां लैके सारा कंसैप्ट डेवलप कर रहे हैं, उहदे च तुसीं की देख रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी फायरिंग के दौरान कंजर्व नहीं है, और काइनेटिक एनर्जी की है पार्ट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मतलब फायरिंग के दौरान मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं है, पर फायरिंग के दौरान मोमेंटम कंजर्व है ना। हुण गल नूं सुनियो पुत, शायद पहले दस्सिया भी है, दोबारा सुनो। क्योंकि जदों आपां फायर करते हैं ना बेटा, तो गन प्लस बुलेट सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी क्यों नहीं कंजर्व, थानू याद होएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी नू एक्सप्रैस करते हुए मैं बोलिया सी कि किसी भी सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी किस कंडीशन च कंजर्व रहेगी, एक तो नेट फोर्स 0 होनी चाहिए, ते दूसरा बेटा जिन्नियां भी इंटरनल फोर्सेस है वो हमेशा कंजर्वेटिव फोर्सेस चाहिए, ओनली देन मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। जबकि मोमेंटम कंजर्व कब रहेगी, एक्स्ट्रा नेट फोर्स 0 होनी चाहिए है, इंटरनल फोर्सेस कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव है, इसका कोई कंसर्न नहीं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ते लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी दोनों की कंडीशन च फर्क आ गया। एक कॉमन कंडीशन तो यह है कि दोनों केसेस दे विच नेट फोर्स 0 चाहिए है ना, पर फर्क यह है कि इंटरनल फोर्सेस चाहे कंजर्वेटिव है, चाहे नॉन कंजर्वेटिव है, चाहे मिक्सचर है, तो जी मोमेंटम है उन्हें कंजर्व रहना ही रहना वा, प्रोवाइडेड नेट फोर्स 0 है। बट काइनेटिक एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम की कदों कंजर्व रहेगी, नेट फोर्स भी 0 ते इंटरनल फोर्सेस भी सारियां कंजर्वेटिव चाहिए, नॉन कंजर्वेटिव कोई नहीं चाहिए। तो ये डिफरेंस आ गया, और इसे करके गन प्लस बुलेट सिस्टम के काइनेटिक एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं है, चाहे अपना मोमेंटम कंजर्व है ना, क्योंकि फायरिंग के दौरान जी काइनेटिक एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी के चेंज होने का कारण यह है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस रोल प्ले कर रहे हैं। नाउ हुण पुत्र नाल दी नाल देखो कि आ वाला रिलेशन अगर आप लगाइए, इधर देखियो पुत्र, रिकॉयल ऑफ गन वाला केस चल रहा है, तो पीजी और पीवी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसका मतलब आप लिख सकते हैं लेट, इधर लिख सकते। तो के एफ की हो गया p² बाय 2m ते p² बाय 2m, पता लग गया, क्योंकि आफ्टर फायरिंग गन ते बुलेट दोनों की मोमेंटम सेम है, p के बराबर है ना। हुण ये हो गई काइनेटिक एनर्जी है ना। हुण एक होर इंटरेस्टिंग गल पता, तुसी की ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आफ्टर फायरिंग जी रेशो आएगी
वहां बने इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, है ना, मासेज। तो ये रिलेशंस देखो पुत्र, इधर देखो, आ वाला रिलेशन और आ वाले रेशियो की है। समझ आ रही है हर्षद? मोहनदीप, तू लेट ज्वाइन किया मोहनदीप? मोहनदीप, अंकुर, नारायण, ठीक है। ਹੁਣ बेटा ये ਜਿਹੜਾ मैं रिजल्ट ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ शेयर ਕੀਤਾ ਵਾ, ਇਹ रिजल्ट ना ਤੁਸੀਂ किस सिचुएशन च होर किस सिचुएशन च अप्लाई कर सकते हैं। वो है कि अगर मान लो साडे कोल एक बॉम्ब है, तो एक बम है और उस बॉम्ब दे विच एक्सप्लोजन होया, तो एक्सप्लोजन के बाद उस बॉम्ब के दो फ्रैगमेंट्स बने, सिर्फ दो। तो ये दो फ्रैगमेंट्स है ना, उन्होंने विचों एक थोड़ी गन है ते दूजी थोड़ी बुलेट है। मतलब तो ये दो फ्रैगमेंट्स वाला कंसेप्ट है। आफ्टर एक्सप्लोजन अगर किसी बॉम्ब दे विच सिर्फ दो ही फ्रैगमेंट्स टुकड़े होंगे है, तो सारा रिजल्ट गन प्लस बुलेट सिस्टम वाले रिजल्ट नाल कंपेयर करके आप फाइनलाइज कर सकते हैं। फर्क कितने पेगा? जिथे तीन फ्रैगमेंट्स आएंगे, है ना। जे मान लो आफ्टर एक्सप्लोजन बॉम्ब दे विच तीन फ्रैगमेंट्स बने हैं, तो फिर असी प्रॉब्लम को कितना टैकल करना, तो उहदे लई गल कुछ भी नहीं है। देखो हुण सानू मैं एक है पुत्र रेस्ट पे है बिफोर एक्सप्लोजन, है ना। और आफ्टर एक्सप्लोजन के 10 फ्रैगमेंट्स स्प्लिट हो गया। तो आफ्टर एक्सप्लोजन 3 फ्रैगमेंट्स। हूँ गल बड़ी सिंपल है पुत्र, याद रखो कि एक्सप्लोजन दे विच कोई भी एक्सटर्नल फोर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इंटरनल फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है। और इंटरनल एक्सप्लोजन लिए ਜਿਹੜੀਆਂ इंटरनल फोर्सेस है ना, वो नॉन कंजर्वेटिव, जिस कारण करके मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व नहीं रहेगी, बस मोमेंटम कंजर्व रहेगी। हुण अगर थोड़े 3 फ्रैगमेंट्स है, तो फर्स्ट फ्रैगमेंट दी मोमेंटम प्लस सेकेंड दी मोमेंटम प्लस थर्ड दी मोमेंटम का सम 0। 0 क्यों लिखा है? तो 3 फ्रैगमेंट्स दी मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन से बिफोर एक्सप्लोजन रेस्ट दे होने करके 0 है, तो 0 के बराबर रहे। मतलब इतने असी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं। पर हुण एक गल का ख्याल रखना पुत्र, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान दो, जदों 3 फ्रैगमेंट्स है ना, तो यह मतलब इन्हां तिन्हां विचों कोई भी 2 फ्रैगमेंट दी मोमेंटम तीसरे दे इक्वल बट ऑपोजिट है।
किसी भी मतलब तिन्नों विचों कोई भी दो दी मोमेंटम का सम बाकी तीसरे दे इक्वल बट ऑपोजिट है। और तीसरे की जी मोमेंटम है जरूरी नहीं है 3 लिखना जैसे 1 2 है 2 + 3 1 आ सकता ना। तो ये जो मैग्नीट्यूड है ना तीसरी का ये अंडर रूट याद रखना। और थीटा जेडे दो फ्रैगमेंट्स एक साइड पे है ना उन्होंने बनने वाला एंगल P1 P2 च बनने वाला एंगल है थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड फ्रैगमेंट। समझ आ रही है गल? तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बिहाफ से भी तुहानू क्वेश्चन मिल सकता। ठीक है, इनू सॉल्व करना आना चाहिए। फिर बेटा हुण मैं थोड़ा शिफ्ट कर रहा, देखो हुण एक मैं ना +2 की पहला प्रॉब्लम ले रहा, फिर आप +1 पे आवांगे। तो की है कि थोड़े सामने कई बार ये सिचुएशन प्रेजेंट की जाती है। केड़ी सिचुएशन है पुत्र कि आ दो प्रोटॉन्स है, हुण जदों ने दो प्रोटॉन्स बोलिया पुत्र तो सानू समझ आ गई गल भाई एक तो दोनों के मासेस इक्वल है, दूसरा दोनों के चार्जेस भी इक्वल है। और दोनों के सेपरेशन आर है। तो आर इज द इनिशियल सेपरेशन। और मैं +2 के कंसैप्ट नाल ये गल दस रहा हूं। हुण तुहानू पूछ सकदा वा कि ये जिहड़े दो प्रोटॉन्स है जिन्हां दे विच इनिशियल सेपरेशन आ रहा है, तो अगर ये दोनों प्रोटॉन्स इनिशियली रेस्ट पे है, तो जे आप इन्हों रिलीज करांगे तो ये एक दूजे पे केड़ी फोर्स लगा रहे हैं, रिपल्सिव फोर्स, इलैक्ट्रिक फोर्स। तो ये एक दूसरे को दूर जाएंगे, है ना, दूर जाएंगे। तो तुसी बेटा इन्हां दी वेलोसिटी निकालनी है, दोनों प्रोटॉन्स की वेलोसिटी निकालनी है कदों, जदों वो दोनों प्रोटॉन्स वेरी लार्ज डिस्टेंस अपार्ट है, बहुत ज्यादा दूर चला जाए। हुण बहुत ज्यादा दूर कहने का मतलब थ्योरी च पता की है, इनफाइनाइट इदा मनना आपका, मतलब वो इन्नी दूर चला गया कि एक दूजे पे कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहा। वेरी लार्ज डिस्टेंस का मीनिंग ये है, आज तो बाद ही समझ लेना। अच्छा हुण ये जिहड़ी प्रॉब्लम है उसकी सिचुएशन की है कि देयर आर टू प्रोटॉन, दो प्रोटॉन्स है, फर्स्ट प्रोटॉन सेकंड प्रोटॉन, दोनों इनिशियली रेस्ट पे है, दोनों दे विच इनिशियल सेपरेशन आ रहा है। तो असीं फाइंड आउट की करना, इन्हां दियां वेलोसिटीज निकालनियां वा, पर कदों व्हेन दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर। हुण तुसीं इहदे बारे सिचुएशन किद्दां सोच सकदे हैं, क्या तुसीं आंसर कर सकदे हो बेटा इस गल दा, किद्दां सोचना वा? देखो कोई है गल दिमाग च, किद्दां सोच सकते हैं? बोलो क्यों? मोमेंटम केदी कंजर्व रहेगी, लेफ्ट प्रोटॉन दी के राइट दी के दोनों को मिला के सिस्टम दी? लेफ्ट प्रोटॉन दी मोमेंटम कंजर्व रह सकती है? नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि राइट प्रोटॉन होते थे फोर्स लगा रहा, राइट दी ही नहीं, पर दोनों को मिला के सिस्टम दी रह सकती है। क्यों? क्योंकि इतने
एक दूसरे से फोर्सेस लगा रहे हैं, बाहरों कोई और फोर्स नहीं लग रही। इट मीन सानू एक क्लू मिल गया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ एक इनिशियल स्टेट और एक फाइनल स्टेट की है, वेरी फार अवे, यही क्या है ना। तो आ वेलोसिटी v1 है, आ वेलोसिटी v2 है। इतने इनिशियल मोमेंटम की है सिस्टम की 0 + 0 0। तो इनिशियल मोमेंटम 0 + 0 0 और फाइनल मोमेंटम mv1 + mv2। और इन्हों इक्वेट करके v1 इथों की रिजल्ट आ गया, दोनों के वेलोसिटीज का मैग्नीट्यूड। हाँ ठीक है। तो यदा मतलब साडे को हुण मतलब प्रॉब्लम नू रिड्यूस कर लिया आपां। ये रिजल्ट अज तो बाद भूलियो ना कि अगर दो पार्टिकल सिस्टम है, दोनों का मास बराबर है और इनिशियली अगर सिस्टम रेस्ट पे है तो इंटरनल फोर्सेस करके सिस्टम मोशन च आया, तो दोनों दियां वेलोसिटीज दियां दोनों दियां मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटीज की होएगा, बराबर होएगा, सेम होएगा। और ये रिजल्ट आया कित्थों है? ये रिजल्ट आया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है। तो आया रिजल्ट है ना, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो आया। अर्शिया गर्ग समझ आ रही पुत्र? नारायण, अंकुर, मोहनदीप, ठीक है पुत्र। तो इतना करो, मीटिंग एंड करके रीज्वाइन करो, है ना, फिर नहीं तो इन बिटवीन